हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का एक चैप्टर है जिसको हम इड, ईगो एंड सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। सीटेट का प्रीवियस पेपर अगर उठा के आप देखेंगे तो आपको इड, ईगो, सुपर ईगो के क्वेश्चंस मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि ये ह्यूमन थिंकिंग जो है, ह्यूमन ओपिनियंस है, जो किसी चीज़ में फैसला इंसान लेता है तो एक तरह की सोच उसमें डेवलप होती है। वो सोच जो डेवलप होती है वो 3 टाइप्स होते हैं। या तो इंसान एक तरह का इड सोचता है, या ईगो होगा, या सुपर ईगो। ये 3 टाइप्स थिंकिंग एक तरह का है जिसको कि सिगमंड फ्रॉयड ने 1923 में इसको मतलब टर्म्स को दिया था। तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट्स के आप परीक्षार्थी हैं, देना चाहते हो तो ज़रूर इसको पढ़ें, इसलिए कि ये सीडीपी का जो पेपर आपका होता है 30 मार्क्स का, उसमें ये आपका पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो सवाल बनते हैं उसको मैं खुद यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट करके कंपोज करने की कोशिश किया हूँ और डिफाइन करके समझाने की कोशिश किया हूँ। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, ब्लॉगर के नाम से एक लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके इसका पीडीएफ आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। These 3 terms are most important part of psychology to testify the thinking of human। ये 3 टर्म्स हैं, id, ईगो एंड सुपर ईगो। ये ऐसे 3 टर्म्स हैं जो साइकोलॉजी के बेस पे होते हैं और ये ह्यूमन थिंकिंग जो है, इंसान की जो सोच होती है, मानव विचार को परखने के काम आता है। सिगमंड फ्रॉयड पॉइंट आउट दीज 3 टर्म्स टू नो द ह्यूमन इन 1923। सिगमंड फ्रॉयड ने इन तीनों टर्म्स को फाइंड आउट किया, यानी कह सकते हैं कि थ्योरी को सिगमंड फ्रॉयड ने दिया 1923 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने में दिया था? 1923। ये 2 सवाल यहाँ से बन सकता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो का टर्म्स किसने दिया। तो सिगमंड फ्रॉयड ने किस ईयर में दिया? 1923 में। वाई इट वॉज गिवन टू नो एंड टेस्टिफाई द थिंकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इंसानियत या इंसान की सोच को समझने परखने के लिए इसको दिया था। इसको अगर आप पढ़ लेंगे, ये जितना मैं लिखा हूँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरी ह्यूमन इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन देमसेल्व्स बिकॉज Almighty God created every human unique, but some of them are most intelligent and some are lower than others, but everyone is unique and gift of God। इसलिए कि ये ह्यूमन स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी पे ये बेस होता है। तो हर जो मतलब जितने भी मानव हैं या ह्यूमन हैं वो सारे के सारे अपने आप में एक तरह के यूनिक माने जाते हैं। Almighty God जो है इंसान को, ह्यूमन को जो है यूनिक ही बनाया है। बात यह और है कि उनमें से कुछ इंटेलिजेंस होते हैं और कुछ है थोड़ा सा कम इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन हर कोई यूनिक है, गॉड गिफ्टेड है। मतलब गॉड ने हर किसी को इंटेलिजेंस दिया है। अब देखते हैं, ये थोड़ी सी बेसिक डिफिनेशन थी। अब इड के बारे में हम देखते हैं यहाँ से कि वो क्या है। इड देखते हैं वो किसे कहते हैं। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉयड के हवाले से, इड इज़ अ काइंड ऑफ थिंकिंग दैट जनरेट्स सिंस बर्थ एंड इट वर्क्स ऑन प्लीजर प्रिंसिपल। इद जो है ये एक तरह का थिंकिंग है, ये विचार है, सोच है, कह सकते हैं कि डिसीजन टेकिंग पॉइंट है। ये इंसान के बर्थ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंसान जब पैदा होता है तभी से ये विचार उसके अंदर आ जाती है। एंड इट वर्क्स ऑन प्लीजर प्रिंसिपल्स, और ये किस पे काम करता है? प्लीजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यानी जो चीज़ उसे अच्छी लगती है, इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है उसी की जानिब वो भाग जाता है। मान लीजिए कि अगर उसको लग रहा है कि हम कोई फल खा रहे हैं, या सपोज दैट वो शुगर खा रहा है, शुगर उसको अच्छा लग रहा है तो खाया जा रहा है, उसके एडवांटेज को या उसके साइड इफेक्ट पे वो गौर फिक्र नहीं कर रहा है। तो गौर फिक्र ना करना, बल्कि प्लीजर जिसमें उसको मिले उसी की जानिब बढ़ जाना, ये आपका इद जो थिंकर होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो ये वर्क किस पे करता है? प्लीजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। बिकॉज इट ऑलवेज से टू डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग द हार्म्स एंड एडवांटेज। कुछ वो नहीं सोचता है कि इसमें नुकसान क्या है या लाभ क्या है, हानि लाभ कुछ नहीं सोचता है, जो उसको अच्छा लग रहा है वो किए जा रहा है। एंड इट बिहेव्स लाइक अनकॉन्शियस माइंड डिसीजन, और इसका ये ऐसे ही बिहेव करता है जो इस तरह का थिंकर होता है, इड थिंकर टाइप। वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी वो सोच नहीं पाता, उसका दिमाग काम नहीं करता है, माइंड प्रोसेस काम नहीं करता है किसी चीज़ को पॉजिटिव या मॉडरेट वे में फैसला लेने में। इन द इड मोड पर्सन गोज टू अचीव द प्लीजर एट ऑल स्टेज। इसमें क्या होता है कि हर इंसान जो होता है हमेशा ये सोचता है कि मुझे बस लाभ मिले, कुछ हो उसका कंक्लूजन क्या होगा इससे मतलब नहीं है, मुझे बस लाभ मिलना चाहिए, हमेशा इसी सोच में वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टू जंप इन द रिवर आर कैनल विदाउट थिंकिंग द डीप दीज
कि सपोज दैट अगर कोई इंसान किसी नहर को देख रहा है या किसी मतलब रिवर को देख रहा है और उसमें वो जंप लगा दिया, उसे ये नहीं पता कि कितना गहरा है। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर आप किसी कैनल में रिवर में जंप कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि इसकी गहराई कितनी है, क्या हम इसमें मतलब तैर सकते हैं कि नहीं, ये पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको बस नहाना है या गोता लगाना है तो कूद गया। तो लेकिन हालांकि ये सही नहीं है। अगर इंसान को उसके बारे में पता ना हो और वो अगर वो डाइव मारना नहीं जानता है, गोता लगाना नहीं जानता है, तो उसके लिए दुश्वारी है। लेकिन ये प्लीज़र के लिए काम करता है तो वो कूद जाएगा उसमें नहाने के लिए। तो ये थिंकिंग उसकी है जो ईद की होती है। तीनों को पहले हम समझेंगे, तीनों का डिफिनेशन क्या, फिर उसके बाद ओवरऑल एक एग्जांपल समझेंगे कि तीनों कैसे काम करते हैं। ईगो को देखते हैं। यहाँ पे ईगो है, इसको हम समझते हैं। ईगो इट्स अ काइंड ऑफ मीडिएटर टू मेक द सुटेबल डिसीजन सीइंग द करंट सिचुएशन। ईगो क्या है? ईगो एक तरह का कह सकते हैं मीडिएटर है, रेफरी का काम करता है, पुलिसमैन का काम करता है कि जो किसी भी फैसले को लेने से पहले उस पर गौर फिक्र करता है, उस पर विचार करता है करंट सिचुएशन को देखते हुए कि हाँ फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेंगे तो घाटा क्या है, नहीं लेंगे तो क्या घाटा है। इन तमाम सिचुएशंस को देख के वो आगे बढ़ाता है। सो दैट ईगो इज़ कॉल्ड रेफरी एंड पुलिसमैन। इसी वजह से इसको रेफरी या पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि पुलिसमैन का काम क्या है कि कोई मान लीजिए कोई क्वेरल हो गया, किसी के दरमियान फाइटिंग हो गई, तो उसको वो सॉल्व करता है। रेफरी का भी काम है प्रोटेक्शन का काम करना। तो एक तरह का मीडिएटर वे ये सारे के सारे, या प्रोटेक्टर भी इसको कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो रेफरी या पुलिसमैन के नाम से इसे जाना जाता है। बिकॉज इट कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ ईड एंड ईगो पर्सन इन द मॉडरेट वे वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल्स। तो ईगो का जो प्रोसेस है वो तो बगैर सोचे किसी काम को कर देता है, लेकिन सॉरी ईड जो है बगैर सोचे किसी काम को कर देता है, लेकिन ईगो जो है वो सोचता है, चीज़ों को देखता है, और ये जो रियलिटी है रियलिटी पे काम करता है कि हकीकत में उसे क्या करना चाहिए, अगर करेगा तो नुकसान होगा या उसे फिर फ़ायदा होगा। फ़ायदा नुकसान को देख के वो कदम आगे उठाता है। तो ये काम किस पे करता है? ईगो आपका रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, और ईड जो आपका है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो आपका ईड है वो अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, और ये वो आपका काम करता है प्लीज़र प्रिंसिपल पे, और ये आपका कॉन्शियस होता है। ईगो जो है कॉन्शियस होता है, ये काम करता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल्स पे। ये आप अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फर्दर आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा ब्लॉगर के लिंक में, वहाँ से भी आप इसको पढ़ के ईजिली समझ सकते हैं। और ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको कंपोज किया है। एंड इट इज़ बेस्ड इन कॉन्शियस मोड, और ये कॉन्शियस मोड में रहता है। जाहिर सी बात जो कॉन्शियस में रहेगा, होश वाश में रहेगा, कोई फैसला लेने से पहले वो सोचेगा। ईगो इज़ द बेस्ट इन ऑल थ्री टर्म्स। तो ईगो जो है ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये एक तरह का रेफरी का काम करता है, पुलिसमैन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सिचुएशन के हिसाब से कोई डिसीजन लेता है। तो इसी वजह से ये काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द हाउस शुड नॉट गो इन द सनी। कहा जा रहा है विदाउट एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की, जैसा जो ईगो टाइप पर्सन होता है वो कहता है कि सख्त गर्मी हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए तब तक कि जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, क्योंकि बाहर जाएगा धूप रहेगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन वही ईड है तो अगर उसका दिल कह रहा है बाहर जाने का तो चला जाएगा, नहीं सोचेगा कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या क्या हो जाएगा। इस वजह से ईगो जो है एक तरह का जो डिसीज़न लेता है वो सिचुएशन के हिसाब से, अगर कह रहा है कि बाहर जाने से तबीयत ख़राब हो जाएगी, धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो जा सकता है, वो तो किसी भी कंडीशन में है। लेकिन मॉडरेट वे में यही है कि धूप हो तो बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये फैसला काफ़ी अच्छा होता है ऐसे वक्त में। Here the decision of outgoing is quite well because this type thinker goes through ego mode to manage the reality in the appropriate way. It starts in the age of 3 years. और इस तरह का फैसला लेना ये एक तरह का फीचर माना जाता है जो ईगो मोड पे काम करता है। और ये जो आपका ईगो थिंकिंग जो इंसान के अंदर आती है 3 साल के वर्ष में इंसान के अंदर आ जाती है। ये सुपर ईगो देखते हैं। सुपर ईगो इज़ अ काइंड ऑफ मोरल थिंकिंग बेस्ड टर्म। ये आपको देखना है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है ये। अब फिर एक मरतबा मैं रिविजन करा दे रहा हूँ। इट जो है वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है,
और ईगो जो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो है मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। जब मोरलिटी उसके अंदर आ जाती है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत, मोरल थिंकिंग इसके अंदर होती है। बेस्ट टर्म दैट अ पर्सन टेक्स फाइनल डिसीजन इधर राइट और रॉन्ग, फैसला लेता है या तो सही है या गलत। मोटिवेशन इसके अंदर नहीं होती है, नहीं चलो थोड़ा सा रिस्क लेकर ऐसा कर लेते हैं, कुछ नहीं, सही तो सही, गलत तो गलत, रॉन्ग। हेयर इज़ नो ऑप्शन टू थिंक मॉडरेटली, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मॉडरेटली वो किसी चीज़ को सोच सके, विचार सके। इट्स अ काइंड ऑफ MCQs, ये एक तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इधर द आंसर वुड बी राइट और रॉन्ग, फैसला लेगा। जिस तरह की MCQs में क्या होता है, अगर आप किसी आंसर को टिक कर रहे हैं या तो फिर आपका आंसर गलत होगा या फिर आपका सही होगा, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि 0.25 मिल जाए, वो आपका सब्जेक्टिव होता है। इसका फैसला डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव की तरह होता है, ये कहता है हाँ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इधर द आंसर वुड बी राइट और रॉन्ग। इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन इन द एज ऑफ 5 और 6 ईयर्स, और ये थिंकिंग जो इंसान के अंदर आती है सुपर ईगो को, ये 5 या 6 साल के वर्ष में आ जाती है। एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सबकॉन्शियस मोड, और ये आपका जो सबकॉन्शियस पे काम करता है, ठीक है, कि मतलब यही सही है या यही गलत है। तो आपका जो ईड है वो आपका किस पे काम करता है, वो आपका अनकॉन्शियस पे काम करता है। ईगो जो है कॉन्शियस पे काम करता है, सुपर ईगो सबकॉन्शियस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रिंसिपल क्या है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैं बता दिया हूँ। और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके भी देख लीजिए, सबकॉन्शियस मोड पे ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, you are going somewhere and on the turning points you forgot the right direction to go and there is no one to lead you, and in this condition सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते आप एक टर्निंग पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे आपके लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट रास्ता है, और आपको रास्ता पता नहीं कि हमें स्ट्रेट जाना है कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, आप रास्ता भूल गए। ऐसे वक्त में तो आप ऐसे वक्त में क्या करेंगे, द सुपर ईगो पर्सन वुड कम बैक विदाउट टेकिंग एनी मॉडरेट डिसीजन टू गो। तो सोचेगा कि नहीं जब मुझे पता नहीं तो वापस से चल जाते हैं, यहाँ पे आगे भटकने से फ़ायदा क्या है। हालांकि उसको ये होना चाहिए कि चलो हाँ कोई ना कोई रास्ता तो हम देखते हैं कि चलो पहुँचेंगे, लेकिन वो वापस आ जाएगा। जैसे कि उसकी थिंकिंग है या तो सही है या तो गलत, अगर उसको कन्फर्म पता होता तभी वो आगे जाता, अगर नहीं पता है तो वो आगे नहीं जाएगा। यानी सुपर ईगो जो है रिस्क नहीं लेता है। Above all three paragraphs are telling us the definition and short individual examples। ये ऊपर तीनों जो हम पढ़े हैं, ईद है, ईगो है, सुपर ईगो, उनके एग्जाम्पल से डेफिनेशन और को बेसिकली हम समझते हुए चले। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फुल एग्जाम्पल इंक्लूडिंग ऑल थ्री टर्म्स स्टेप बाय स्टेप एंड देयर कम्प्रहेंसिव मीनिंग। अब हम चल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल देंगे और उसमें उन तीनों थिंकर्स के ओपिनियंस को स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि किसकी क्या थिंकिंग होती है ऐसे मैटर में। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, a student is attempting any examination of 150 marks and सॉरी यहाँ पे मार्क्स होगा and he or she solved 100 questions and the student does not know the correct answer of left 50 questions। सपोज दैट कि एक बच्चा है एग्ज़ाम दे रहा है और 150 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें उसने 100 नंबर तो सही सॉल्व कर दिए, 50 बचा जिसका आंसर उसको नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको नहीं आ रहा, वो क्या करे। ये मसला है कि मैटर है कि 100 नंबर 150 नंबर का एग्ज़ाम है जिसमें उसने 100 नंबर 150 में से 100 नंबर को इजीली सॉल्व कर दिया, बचा 50 का आंसर उसको नहीं आ रहा है। तो अब उसमें क्या करना चाहिए, ईद क्या कहेगा, ईगो क्या कहेगा, सुपर ईगो क्या कहेगा, तीनों का ओपिनियन क्या होगा। व्हाट वुड बी आंसर ऑफ ऑल थ्री थिंकर्स इंडिविजुअली, कि उनमें से तीनों थिंकर्स के ओपिनियंस क्या होगा इंडिविजुअली। अब देखते हैं कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा। ईद कहेगा another left 50 questions should be answered, no thinking about to answer of not knowing the outputs। ईद जो कहेगा सीधा कहेगा कर दो यार, क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, कर दो ना देखा जाएगा बाद में। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली सोचता नहीं है, प्लीजर देखता है ना, मार दो यार 50 तो बचा है, मार दो बगैर जाने हुए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या बताया जा रहा है, नो थिंकिंग अबाउट टू आंसर ऑफ नॉट नोइंग द आउटपुट्स, यानी वो इसके बारे में सोच ही नहीं रहा कि अगर हम मार दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा। यानी ऐसा डायरेक्टली मार दे, नेगेटिव मार्किंग है तो बुरा मेरा चला जाएगा, जो सही रहेगा। उसके पास कोई थिंकिंग नहीं होती इस बारे में, सोचता ही ना डायरेक्ट कहता मार दो यार जो बचा है कोई दिक्कत नहीं।
सुपर ईगो का इस पर क्या रिएक्शन होगा? इफ़ द आंसर इज़ नॉट नोन देन वाई द शुड बी गिवन। मतलब अगर कह रहा है कि आंसर जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्यों आंसर देंगे भाई? इट्स मीन आंसर शुड नॉट बी गिवन, कि कह रहा है कि छोड़ दो, आंसर मत दो, जब पता ही नहीं है क्यों तुक्का मारोगे। अब लेकिन इसमें ईगो का है, इसका मोडिरेशन क्या है ये देखती हैं, काफ़ी काबिल गौर बात है और ये समझने वाली चीज़ है। ईगो सेज इफ़ द आंसर इज़ नॉट नोन देन व्हाट एडवांटेज टू लीव देम अनआंसर्ड। ईगो कह रहा है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो क्या फ़ायदा है कि उसे छोड़ दे। अगर आप 50 छोड़ दिए हैं तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसमें आप 100 किए हैं लेकिन सिलेक्शन आपका होगा तो इसी 50 को आंसर करने से होगा। तो अगर हम छोड़ दे रहे हैं तभी तो कोई मतलब उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है हमें। लेट इट बी आंसर्ड बट स्ट्रेटजिकली बिकॉज टू लीव ऑल 50 क्वेश्चंस इज़ नॉट द सॉल्यूशन एंड टू आंसर ऑल लेफ्ट 50 क्वेश्चंस अनस्ट्रेटजिकली इज़ नॉट गुड टू। कह रहा कि 50 को छोड़ देना भी सही नहीं है और 50 को बगैर स्ट्रेटजिकली मतलब आंसर कर देना भी सही नहीं है। सो मोडरेटेड ऑप्शन इज टेकन बाय ईगो ओपिनियन एंड थिंकिंग। तो उसके कहने का मतलब है कि जो आंसर आप कर रहे हैं 50 का आंसर करें, इसलिए कि आपका सिलेक्शन इसी पे डिपेंड है। अगर आप 50 को टच कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, लेकिन वो आंसर आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजिकली होना चाहिए, कि उसमें जो जिस तरह आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनने का तरीका है कि अगर देख रहे हैं कि ए का ऑप्शन आपका ज़्यादा खाली है तो ए को भर दीजिए, बी का खाली है बी को भर दीजिए, यानी जो स्ट्रेटजी हो सके उसको अपनाइए। लेकिन इड और ईगो डायरेक्ट कह रहा है कि मार दो, जो दिल के वो कर दो, सुपर ईगो कह रहा है कि छोड़ दो। तो इस तरह का मोटिवेशन उनके अंदर नहीं होता है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा जा रहा है अ पर्सन टूक टी एट द टी शॉप एंड फॉरगॉट टू पे and came back to home. What would be the correct decision in this critical condition in the sense of id, ego and super ego? कि एक इंसान चाय की दुकान पे गया, चाय पिया और चाय पीने के बाद वो पैसा भूल गया देना और वापस आ गया। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ईद क्या कहेगा कि पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए? इन तीनों के ओपिनियंस क्या होंगे? तो इसका मैं आंसर पीडीएफ में मैं नहीं दिया हूँ, मैं पीडीएफ में ना दे करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ईद कहेगा अरे छोड़ यार, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, नहीं दिए तो चलो आ गए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। सुपर ईगो कहा अरे मतलब या तो उसको दे के आना चाहिए था, या तो अब आ गए तो क्या दें। यानी दोनों का जो आंसर होगा मतलब अनसूटेबल होगा। लेकिन ईगो कहेगा नहीं यार, इस बार भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको हम जाएंगे तो उसको याद दिला कि ये पैसा भी देंगे। तो मोटिवेशन जो पाया जाएगा वो आपका हमेशा ईगो के अंदर ही पाया जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इस एग्जांपल को समझने के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। और पीडीएफ पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे वहाँ पे पीडीएफ है, उसको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम है और मैं बीएड परसू कर रहा हूँ यहाँ से। ये मेरे ब्लॉगर है, ठीक है, ये ब्लॉगर का मेरा लिंक है। ब्लॉगर को आप वैसे भी डायरेक्टली गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं A2info124.xyz। गूगल पे जाके भी सर्च करेंगे तो आपको ये पीडीएफ वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको अपडेशन वहाँ से मिल जाए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू अपने ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।